नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। राजनीति में आज बात राजस्थान की। राजस्थान हाईकोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर फैसला 24 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रखा गया है और अब 24 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत विधानसभा में ताकत दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक जयपुर के होटल फॉरमाउंट में डटे हुए हैं। विधायकों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उसे पूरा देश देख रहा है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के विधायक चट्टान की तरह एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस या बीजेपी कोई भी पार्टी विधानसभा भंग कर चुनाव नहीं चाहती। आज अगले आधे घंटे राजस्थान से जुड़े सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं संजय बोरा, रेजिडेंट एडिटर स्वराज एक्सप्रेस के, मूलचंद मीणा, पूर्व सांसद कांग्रेस के, पंकज जोशी बीजेपी के नेता, कुर्बान अली वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं कुर्बान अली जी और पंकज जोशी जी। कुर्बान अली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज जो हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित रखा गया है 24 जुलाई तक के लिए, जाहिर तौर पर इंतजार रहेगा 24 जुलाई को हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला देता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इशू है और इसीलिए जो ये वक्त दिया गया है, चूंकि सचिन पायलट को पहले 17 जुलाई को नोटिस का जवाब देना था, स्पीकर की तरफ से जो नोटिस आया था, उसके बाद 21 जुलाई तक राहत मिलती है और अब 24 जुलाई तक राहत मिलती है। तो क्या आज के फैसले को थोड़ी राहत वक्त के मुताबिक या वक्त के हिसाब से सचिन पायलट के लिए कही जा सकती है? हो सकता है सचिन पायलट के लिए ये थोड़ी राहत हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे संविधान में जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इसका एक बंटवारा बहुत साफ तौर पर कर दिया गया है और इसलिए विधानसभा के मामले में अदालतों को या संसद के मामले में अदालत को उस वक्त तक दखल नहीं देना चाहिए जब स्थिति मतलब पानी सर से ना उतर जाए। अभी मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में कोई ऐसी स्थिति थी विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को चैलेंज किया जाता और इतना बड़ा मामला, पूरे देश की निगाहें आज राजस्थान हाईकोर्ट पर लगी हुई हैं। ऐसा लगता है कि राजस्थान हाईकोर्ट ही राजस्थान की सरकार को चला रहा है, विधानसभा को चला रहा है और ऐसे में लोकतंत्र की जो मर्यादा है वो थोड़ी कम हो गई है और ये कोई अच्छा शुभ संकेत नहीं है। पंकज जोशी जी, एक बात मुझे बताइए, इस वक्त देश के लिए सबसे जरूरी क्या है? कोरोना संकट जिससे सरकार को निपटना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, ये सत्ता का खेल जरूरी है? देखिए, लगता है कि जो है सरकार को जो है सत्ता का खेल जो है बड़ा महत्वपूर्ण है और सत्ता का खेल ही जो है सरकार खेल रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि पिछले राज्यसभा के चुनाव देखें तो 9 जून से लेकर के 19 जून तक लगभग सरकार होटल में रही, जो डब्ल्यू मैरियट था उसमें रही। उसके बाद 10 जुलाई को वापस जो है होटल में क्वारंटाइन होने के लिए चले जाती है और आप देखें तो वहीं पर से जो है सरकार जो है कोरोना को बचाव के उपाय नहीं कर रही, उपाय लगातार कर रही है। जनता का जो मैंडेट था वो दूसरी तरफ, अब रिजॉर्ट से पॉलिटिक्स चल रही है और यहाँ पर आरोप आप पर ये लग रहे हैं कि आप लोग भले ही मासूम बनकर कह रहे हो कि हम दर्शक हैं, हम तो सिर्फ भाई देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो सियासत में भूचाल राजस्थान में आया है उसकी पटकथा आपने लिखी है। देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि सबसे बड़ी चीज आप देखें कि दोनों ही नेता, चाहे एमपी के नेता हो चाहे राजस्थान के नेता हो, ये नाबालिग नेता नहीं थे, राजनीति के रूप में भी नाबालिग नहीं थे और वैसे भी नाबालिग नहीं थे, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो जो है, इनकी फहरिस्त जो इनके वंशानुगत आर्य लगातार चलते आ रहे हैं और कांग्रेस के बहुत टाइम से जो है बड़ी जितने पोस्टों पर रहे हैं, जितने पदों पर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार में रहे हो चाहे राजस्थान में जो है 6-7 साल रहे हो, और इनको केवल ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी लुभा रही है, भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, तो मेरे ख्याल में इससे शकानी हरकत कोई नहीं हो सकती। ठीक है, संजय बोरा जी हमारे साथ जुड़े हुए। संजय बोरा जी, बताइए, एमपी की सियासत के मद्देनजर मेरा आपसे सवाल है, जो उलटफेर एमपी में हुआ हमने पिछले 1 से 1.5 महीने पहले देखा है, सचिन पायलट वाकई कितना बड़ा कदम उठा सकते थे बिना बीजेपी के सपोर्ट के? मनु, मैं अभी यही पूछने वाला था कि मान लीजिए 6 एमएलए का अंतर था मध्य प्रदेश में, तो क्या वो एमएलए अपनी सदस्यता गंवाने को तैयार होते यदि उनको ये भरोसा ना होता कि भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करेगी? क्या राजस्थान में 19 विधायकों के साथ सचिन इस तरीके से बाहर निकल जाते कि सरकार गिरने पर आमादा हो जाए यदि उनको भरोसा ना होता कि भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करेगी? और हम ये भी मान लेते एक बार कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, तो हरियाणा में जहां वो ठहरे हुए जिस होटल में, हरियाणा पुलिस उनको, राजस्थान की पुलिस को उनसे बातचीत क्यों नहीं करने दे रही, मिलने क्यों नहीं दे रही, रोका क्यों गया?
जी। ये सब चीजें साफ इंगित करती हैं कि ऐसा नहीं है कि दुनिया या जो दूसरे जो आम जनता है वो कितनी नाइव है, इतनी भोली है कि वो समझती नहीं है इन तमाम चीज़ों को। आप कुछ भी कहिए, लेकिन शब्दों से आप उस चीज़ को नहीं बदल सकते जो कि वास्तव में लोग देख रहे हैं और जो हो रहा। जवाब देना चाहेंगे पंकज जोशी जी कि आखिरकार एसओजी की टीम जब पहुंचना चाहती है हरियाणा में, बातचीत करना चाहती है विधायकों से, और ये बताइए कि हरियाणा में किसकी सरकार है? सर बताने की जरूरत नहीं है, मानेसर होटल में वह विधायक वहीं पर जाकर शरण क्यों लेते हैं? सर एक मिनट, हरीश मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। हरीश साल्वे, इसके साथ ही मुकुल रोहतगी, ये वो वकील हैं जो केंद्र को सपोर्ट करते आए हैं, और ये पैरवी किसकी तरफ से कर रहे हैं सर? सचिन पायलट के खेमे की तरफ से। तो ये तमाम संकेत हैं, तो कहीं ना कहीं इस पिक्चर से आप कैसे अपने आप को अलग करेंगे? देखिए, ये प्रश्न आज जो है लगातार जो है नेशनल चैनल पे बात हुई और जो है प्रदेश चैनल पे बात हुई, और लगातार हरीश साल्वे जी की जो फीस थी उन्होंने बताया कि कितनी फीस उनकी है, और जो है मुकुल रोहतगी जी ने बताया। तो मेरे ख्याल में एडवोकेट के प्रोफेशन के बारे में ये बात करना कि हमारे वो हैं या दूसरे हैं, तो ये डॉक्टर जो है, डॉक्टर हैं चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे वकील हैं, ये किसी के यहाँ बंधे हुए नहीं होते। और सबसे बड़ी चीज है कि यदि आपको ऐसा लगता है कांग्रेस के पास में, तो जो है अभिषेक मनु सिंह भी कर रहे हैं, और आपको क्या कपिल सिब्बल साहब पे भरोसा कम है क्या? चिदम्बरम साहब पे कम भरोसा है क्या? किसी ने रोका है क्या उनको कि भाई कोर्ट में नहीं आएंगे आप? मुझे बताइए, चलिए बता दीजिए मुझे, आप लोग बता दें कि क्या ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो आप देखिए कि चिदम्बरम। लेकिन एक राज्य का मुख्यमंत्री सामने आकर मीडिया के सामने ये कहता है मेरे पास सबूत हैं, और जो टेप अगर फर्जी हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा, तब भी आप कहेंगे कि आप इस पूरे सियासत के जो भूचाल है, जो घटनाक्रम बदल रहा है, उसमें आप लोग नहीं है, आपकी कोई भूमिका नहीं है? नहीं, देखिए, हम कह रहे हैं इस भूचाल में हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हमने ये बिल्कुल साफ कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस में फूट पड़ी है, जो जनता का मैंडेट था, क्योंकि जनता का मैंडेट जो है वो पीसीसी चीफ सचिन पायलट के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी को दिया गया था, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को दिया गया था कि इन व्यक्ति को विशेष को दिया गया है। जब इसको दिया गया, पीसीसी चीफ अपने लोगों के साथ छोड़ करके वहां से जाते हैं, तो आज की दल में यदि आप 19 व्यक्ति निकाल देते हैं, तो आज हमारे दल की संख्या और कांग्रेस दल की संख्या लगभग बराबर होती है। तो हम कोर्ट के फैसले पर और जो है स्पीकर के फैसले पर हम देख रहे हैं, निगाहें बनी हुई है, और अपॉर्चुनिटी यदि होती है ना, तो मुझे बताइए संजय जैन कौन है? संजय जैन कौन है? आप इस पर जवाब देना चाहेंगे सर? पंकज जोशी जी। जी, संजय जैन को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है 4 दिन की रिमांड पर? इनकी जी सर, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं ऑडिटिव को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसमें सीधे बीजेपी से लिंक जोड़ के देखा जा रहा है। संजय जैन की गिरफ्तारी हुई है, अब मैं यही कह रहा हूं ना, कि टेप ये जो शिकायत है ये किसने कराई? जांच कौन कर रहा है? टेप जो शिकायत कर रहा है वो कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कुर्बाना लीजिए, लेकिन आप इस सब के बीच में जांच एजेंसियों को भी बड़े एक्टिव होते हुए देख पा रहे होंगे, और इसको लेकर आपका क्या रुख होगा? एसओजी हो, एसीबी हो, वो पायलट के पीछे हैं, आईटी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, वो गहलोत के पीछे, उनके समर्थकों के, उनके करीबियों के पीछे हैं। और आज ही खबर मिली है कि गहलोत के समर्थक थे, उनकी ईडी ने संपत्ति अटैच भी करी है करीब 13 करोड़ की। तो ये जो जांच एजेंसियों का खेल है, ये जो इनकी एक्टिवनेस है, इसको लेकर इस सियासत के बीच क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको फिर एक चीज बता दूं, कुर्बाना लीजिए से मेरा सवाल है। पंकज जोशी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जब अभी पंकज जोशी साहब बोल रहे थे तो मुझे एक शेर याद आ रहा था कि दामन पे कोई छींट ना, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। अब ये जो आपने कहा, ये मामूली सा बच्चा भी, राजनीति का जो छात्र है, वो भी ये जानता है कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है और किस लिए कर रहा है। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। सवाल ये है कि हम अपनी इस डेमोक्रेसी को मैच्योर करने के बजाय उसको कितना रौंद रहे हैं, और इसमें लगता ये है कि अब कंपटीशन है, एक तरह की प्रतिस्पर्धा है, और कौन कम कर रहा है और कौन ज़्यादा कर रहा है, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन जो सारे दाव चले जा रहे हैं, वो यही लगता है कि सरकार बचाने या सरकार पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। एक लीगली एस्पेक्ट भी मैं समझने की कोशिश संजय जी आपसे करना चाहूंगी, और उसके बाद पॉलिटिकल किस तरह से आगे रणनीति हो रही है राजस्थान में दोनों खेमों की तरफ से, ये भी मैं समझूंगी।
हम आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं संजय जी कि सस्पेंशन हो, डिस्क्वालिफिकेशन हो, ये सारे जो फैसले हैं स्पीकर की तरफ से लिए जाते हैं, उसका अधिकार है। ऐसे मामलों में कोर्ट किस हद तक हस्तक्षेप कर सकता है? देखिए, अगर आप शेड्यूल 10 के आर्टिकल 102 को देखें तो उसमें तो साफ लिखा है कि अध्यक्ष सर्वोपरि है और कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन 1992 में जो जजमेंट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि नहीं, हम इंटरफेयर कर सकते हैं। और ये केवल यही एक मसला नहीं है, बहुत से मसलों में किया है। और उसमें भी फाइनली अब इसमें भी जो दलबदल वाला ये मामला था उसमें भी कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम दखल कर सकते हैं। अभी हाल ही में मणिपुर का जो मामला हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पीकर को कह दिया कि आप अनंत काल तक, लंबे समय तक जो आपके पास कोई मामला आता है डिस्क्वालिफिकेशन का या किसी विधायक को सदस्यता का, तो आप उसको अनंत काल तक लेके नहीं बैठ सकते। और उन्होंने जो याचिका करता था उसको बोला कि हम अभी तो इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक कि कोई अध्यक्ष फैसला ना ले ले, लेकिन अगर अध्यक्ष जो उन्होंने 4 सप्ताह का समय दिया है उसके भीतर फैसला ना करे तो आप हमारे पास लौट के आइए। तो अब ये जो जुडिशियल क्या कहना चाहिए इसको, एंक्रोचमेंट हम कह सकते हैं, एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप हम कह सकते हैं, ये बड़ा ग्रे एरिया हो गया है। इसमें कानून के जो जानकार हैं वो खुद अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं। हमने देखा है कि अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि आप 10 शेड्यूल को चैलेंज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जिस 10 शेड्यूल के बारे में स्पष्ट कर दिया है, ठीक है संजय जी, आपको रोकना चाहेंगे। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं अर्चना शर्मा जयपुर से। अर्चना जी, सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि अशोक गहलोत के मन में क्या चल रहा है, उनका क्या मूड है, क्या विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे, फ्लोर टेस्ट कराएंगे? आप हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं, कैबिनेट की मीटिंग भी हो रही थी। देखिए, अभी निर्णय ऐसा कुछ हुआ नहीं है पब्लिक डोमेन में, तो अधिकृत रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऑब्वियसली अभी कोविड के बाद विधानसभा सत्र तो बुलाना ही है, उस पर एक 6 मंथ की ड्यूरेशन में विधानसभा सत्र आउट करना आवश्यक होता है, तो निश्चित रूप से विधानसभा तो बुलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी है वो सब सबजुडिस है ही, तो जब तक न्यायपालिका का कोई निर्णय नहीं आता तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। जी, लेकिन एक बात बताइए, अब चूंकि कोर्ट ने दोनों पक्षों को वक्त दिया है 24 जुलाई तक, तो इस बीच आप क्या सोच रहे हैं? पैचअप करेंगे या एक्शन तो खैर अभी नहीं ले सकते, किसी तरह की कोई बातचीत चल रही है सचिन पायलट के साथ? अब देखिए, बातचीत की जहाँ तक बात है तो हमने तो सारे डोर्स खुले रखे थे, कम्युनिकेशन चैनल्स भी ओपन थे, लेकिन उन्होंने ही अपना एक बॉन्ड धर रखा है। और मैं समझती हूँ कि उनको जैसी जिम्मेदारियां दी पार्टी ने, उसके बाद इस तरह का रवैया मुझे नहीं लगता पार्टी हित में है। तो उनको खुद को स्वतः ही इनिशिएट करके और जो CWC के सभी मेंबर्स उनसे बात करना चाहते थे उनसे संवाद कर लेना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो जितने भी लोग हैं 18-19 वो सब कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीते हैं और जनता ने उनको मैंडेट भी कांग्रेस के नाम पर दिया है। तो उनकी जो इस तरह का रवैया रहा उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। अर्चना जी, देखिए सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से रफ लैंग्वेज और रूड लैंग्वेज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 1-2 दिनों में बोलते हुए सचिन पायलट के खिलाफ नजर आए हैं, उन्हें निकम्मा कह रहे हैं, नकारा कह रहे हैं, नालायक कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि सचिन पायलट अगर एक बार को सोच भी रहे होते केंद्रीय नेतृत्व से बात करके वापस आने की, तो वो गुंजाइश अब खुद अशोक गहलोत खत्म कर रहे हैं? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने ये सब बातें क्यों कही। एक विधायक ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनको सचिन पायलट जी ने पैसा ऑफर किया कि बीजेपी ज्वाइन कर ले। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है उसको मैं एंडोर्स नहीं कर रही। इसके अलावा एक टेप भी आया जिसमें कि केंद्रीय मंत्री जो है वो हमारे एक MLA से बात कर रहे थे, पैसे की लेन देन की बात थी, खरीद फरोख्त की बात थी। इतने सारे घटनाक्रम के बाद खुद सचिन पायलट जी ने ये कहा कि अशोक गहलोत की सरकार माइनॉरिटी में है। तो फिर बचता क्या है, आप मुझे बताइए। आप जिस पार्टी के डिप्टी CM है, जिस पार्टी के सिंबल पर आप चुनाव जीते हैं, जिसके PCC प्रेसिडेंट है, तो आपकी खुद की भूमिका संदिग्ध हो जाती है। मैं समझती हूँ कि पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, बहुत कम आयु में, जिस समय उनको दिया और जो दिया उस समय लोगों की जो वेटरन्स होते हैं उनका तो करियर खत्म होता है कांग्रेस में आकर क्या किसी भी पार्टी में। लेकिन तो मुझे लगता सवाल है कि संजय जी यहाँ पर ये नहीं पूछा जाना चाहिए फिर क्या अशोक गहलोत से कि आप कह रहे हैं कि 18 महीने से आपकी बातचीत नहीं हुई, तो 18 महीने से बातचीत नहीं हुई तो आपको कैसे पता लग गया वो इतने बड़े नालायक थे? और अगर नालायक थे तो पहले आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? उस चीज को भी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है जी, कि जी, 18 महीने से बातचीत नहीं अर्चना जी, की। आप रुके रहिए, आप रुके रहिए। संजय जी, देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत ने आज स्पष्ट किया है अपने उस बयान के बारे में कि उनको क्यों उन्होंने ऐसा कहा
ये क्यों इनके मन में गुस्सा आया उसको लेकर के। लेकिन ये बड़ा अचरज भरा था कि जब उन्होंने कहा कि 18 महीने से संवाद नहीं हुआ, जबकि आज के अपने बयान में उन्होंने कहा है कि हम जब भी मिलते हैं तो सामान्य रूप से मिलते हैं, बाकी जो कुछ भी राजनीति में चल रहा है उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आने देते हैं। तो अभी कल आप कह रहे थे कि 18 महीने से हम बात नहीं कर रहे हैं, आज आप कह रहे हैं कि हमने ऐसा कहा। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसमें वो थोड़ा उद्वेलित है। और ठीक है अर्चना जी को जाना है। अर्चना जी, आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछने जा रही हूँ, जो कि नंबर गेम के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, कितने विधायक गहलोत जी के साथ हैं। कैबिनेट की मीटिंग में भी अभी 5 सितारा होटल से लेकर आया गया था विधायकों को, समर्थकों को। आप हमें बता पाए अशोक गहलोत के साथ कितने विधायकों का समर्थन है? 2 दिवस पहले उन्होंने एक पत्र दिया है गवर्नर साहब को, उसमें 109 विधायकों ने सिग्नेचर करके एंडोर्स किया है। यानी 109 विधायकों के साथ हमारे पास बहुमत है। बहुमत का कोई दिक्कत नहीं है, हमें सरकार को कोई खतरा नहीं है। सिर्फ दुविधा इतनी है कि जिन लोगों को पार्टी ने इतना कुछ दिया वही पार्टी को बिखराव की स्थिति उत्पन्न करें, वो दुविधा है, वो दुख है। और कोई हमें सरकार को कोई खतरा नहीं है। पंकज जोशी जी, फिर किस बात पर कह रहे हैं आपकी बहुमत नहीं है, सरकार ने खो दिया है बहुमत? यहाँ तो अर्चना जी कह रही है हमारे साथ 109 विधायक हैं। प्रदेश के आज पेपरों में छपा है कि सरकार जो है बरमूडे में बैठ करके जो है फाइल निकाल रही है। आज बड़े बड़े पेपरों में छपा है, पत्रिका और भास्कर में, कि बरमूडे में बैठ करके मंत्री जो है फाइल निकाल रहे हैं होटल में। आज तक आपने कभी देखा है कि किसी सरकार में? मुझे बताइए। और सरकार यदि इतना ही बहुमत है तो सरकार को जो है जरूरत क्या है वहां पर वो बाड़ेबंदी में रखने की? आज देखिए 300 से बढ़कर के संख्या 1000 के पार होने जा रही है प्रतिदिन कोरोना की। आज कोई कोरोना पे वो नहीं है, आज किसी चीज पे डिसीजन नहीं है, और पूरी की पूरी सरकार जो है वो फेयर माउंट में बैठी हुई है। वहां जो उनके बच्चे हैं, मंत्रियों के बच्चे हैं, विधायकों के बच्चे हैं, उनसे वहां मिलने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर कोर्ट भी कह चुका है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं, ये फ्लोर टेस्ट के जरिए ही साबित हो सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, फ्लोर टेस्ट बुलाया जाएगा नहीं, क्या कदम होंगे, क्या पैचअप के लिए भी सचिन पायलट की कोई गुंजाइश है, क्या ऑप्शंस उनके पास हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर राजनीति में। सवाल कुर्बान अली जी आपसे, आपको क्या गुंजाइश दिख रही है अभी भी सचिन पायलट की वापसी की, पैचअप हो पाए, या फिर सचिन पायलट अब इतने ज्यादा दूर निकल गए हैं कि अब वापस आना उनके लिए मुमकिन नहीं है? मुझे लगता है कि अब तीर जो है वो कमान से निकल चुका है, और जब कांग्रेस पार्टी उनको बर्खास्त कर चुकी है मंत्रिमंडल से, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा चुकी है, उनके 18 समर्थक विधायकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, तो अब ऐसे में गुंजाइश कहाँ बचती है? हालांकि राजनीति में कहा जाता है कि कुछ भी संभव है और किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन वो इस पर निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि अब अशोक गहलोत ने शायद आर पार की ये लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है, और इसीलिए वो उन 18 विधायकों को विधानसभा से बाहर करवा करके तब शायद अपना बहुमत साबित करने का कुछ इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन ये जो हालात हैं पिछले 1 महीने से जो राजस्थान की राजनीति चल रही है, उसमें ये ज़रूरी हो जाता है कि तत्काल विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और सरकार उसमें अपना बहुमत साबित करे, क्योंकि 18 विधायकों के अवैध कर देने के बाद भी क्या गहलोत सरकार बहुमत में रह पाएगी, इस पे भी एक सवालिया निशान है। तो ये बहुत स्पष्ट होना जरूरी है। संजय बोरा जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, सचिन पायलट की तरफ से बहुत ज्यादा कड़ा बयान नहीं आया है कांग्रेस को लेकर, और वो तो ये तक कह रहे थे कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर
जो भी कदम उठाया जाता है किसी नेता की तरफ से नफा नुकसान को तोलकर कदम उठाया जाता है। यहाँ पर आपको क्या लगता है सचिन पायलट के दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या अब उनके पास ऑप्शंस खुले हुए हैं? क्या वो बीजेपी में जाने की कोशिश करेंगे, अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, या कांग्रेस के साथ पैचअप भी हो सकता है? ये भी कोई गुंजाइश आपको दिखती है? देखिए, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था उन्होंने कि इस बात इस हद तक बढ़ जाएगी। उन्होंने सोचा कि वो दबाव डालेंगे, 19 विधायकों को लेके जाएंगे, तो मध्य प्रदेश में जो हुआ उसको देखते हुए कांग्रेस आलाकमान शायद कुछ हरकत में आएगा और इंटरवीन करेगा। लेकिन बात बढ़ते बढ़ते आगे इतनी पहुंच गई है कि अब वापस, जैसा कुर्बान जी ने कहा, कि लौटना मुमकिन नहीं है फिलहाल। बाद में क्या होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल लौटना मुमकिन नहीं है। अब देखिए, उनको अगर अलग पार्टी बनानी होती तो वो अब तक बना चुके होते। उनके मन में इस वक्त दो ही चीज़ चल रही होंगी। पहला, वो चाहते थे कि सिंधिया का रुख अपनाएं, कि बीजेपी में शामिल हो जाते और उसके बाद कहीं से चुनाव लड़के जो कुछ भी उनको करना होता। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी में वो जाएंगे तो क्या उनके लिए राह आसान होंगी? उनके लिए तो चैलेंजेस मुझे लगता है और ज्यादा बढ़ जाएंगे। वहां वसुंधरा राजे क्या उनको रुकने देना चाहेंगी? और यहाँ तो कम से कम डिप्टी सीएम थे, वहां सीएम और डिप्टी सीएम के उन्हें मिल पाएगा पद? देखिए, राजनीति में इस तरह का जुआ हर आदमी खेलता है और वो अपनी तरफ से प्रयास पूरे रखता है। मैंने आपको कहा ना कि उन्होंने जब ये कदम उठाया था तो वो सिर्फ हाईकमान से इंटरवीन करवाना चाहते थे पार्टी के भीतर। उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि बात इस हद तक आगे पहुंच जाएगी जी। बहरहाल, अगर वो ममता बनर्जी, शरद पवार या जगनमोहन रेड्डी की तरह अगर अलग पार्टी बनाना चाहते तो वो अब तो कभी की पहले, सबसे पहले वो यही काम करते। लेकिन वो रास्ता बड़ा चुनौतीपूर्ण है और राजस्थान में आज तक वो सफल हुआ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अब उनके सामने रास्ता यही बचा है। वो पहले कोशिश करेंगे बीजेपी में जाने की, लेकिन सुना है कि उनके विधायक तैयार नहीं है। तो यही रहेगा कि अब कोशिश करें और कुछ विधायक जुटा करके इस सरकार को गिराया जाए और बीजेपी के समर्थन से जितने भी दिन चलनी हो। पंकज जोशी जी बीजेपी के जुड़े हुए हैं ना सर, उनसे ही पूछते हैं सचिन पायलट को अपनाएगी क्या बीजेपी? क्या आपके लिए वो ज्योतिराज सिंधिया साबित होंगे? जी जी सर, आवाज मिल रही है आपको? जी, अब मिल रही है जी। एक बार मुझे प्रश्न दोहरा दें। जी, मेरा सवाल यह है कि सचिन पायलट को क्या बीजेपी अपनाएगी? क्या ज्योतिराज सिंधिया बीजेपी के लिए साबित होंगे सचिन पायलट? नहीं, देखिए, हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने भी, उन्होंने खुद ने स्टेटमेंट दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं, और यदि वो आएंगे तो उसके बाद जो है केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है। लेकिन हमने कहा ना कि इस झगड़े के अंदर, इस जो उसमें है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई रोल भी नहीं था, कहीं कोई चीज भी नहीं थी, पहली बात। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बड़े सीनियर गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पुनिया तो संकेत दे रहे थे ना सर। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप ये देखिए कि पिछली सरकार को भी आप देखेंगे तो कांग्रेस में राजस्थान में जो भी सशक्त नेता पैदा होता है या प्रभावशाली नेता बनने की कोशिश करता है, तो उनको किसी ना किसी रूप के अंदर, चाहे वो किसी भी कोई सा भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है सरकार में रहने वाले लोग ही उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, पिछली बार भी यदि आप 2008 से लेकर के 2013 की सरकार देखेंगे तो बहुत बड़े नेताओं को जो है जी आपको रोकना चाहेंगे। गिरिराज गर्ग हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। गिरिराज गर्ग जी, कैबिनेट की जो बैठक हो रही थी उसको लेकर अगर आप हमें बता सकें, क्या फैसला लिया गया है कैबिनेट की बैठक में? देखिए, कैबिनेट का फैसला तो जो कैबिनेट में बैठे हुए मंत्रीगण है वही बता सकते हैं। मैं क्योंकि कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूँ। जी, चलिए ये बता दीजिए, आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? 24 जुलाई तक तो स्पीकर के नोटिस को लेकर स्पीकर को ये निर्देश दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से कि कोई कार्रवाई बागी विधायकों के खिलाफ नहीं किया जाए। अब आगे क्या कर रहे वाले हैं? नहीं, निश्चित रूप से 24 जुलाई का जो समय माननीय न्यायालय ने तय किया है, तो 24 जुलाई के बाद जो है वो आगे की रणनीति तय होगी। 24 जुलाई तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा न्यायालय का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो राजस्थान में जिस तरह की ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, वो राजस्थान में सफल नहीं होंगे। ये जैसा पीछे हट रहे हैं, बैक हो रहे हैं। सतीश पुनिया जी को मैंने आज तक पे सुना है, मैं भी था आज तक के ऊपर, कि नहीं हम फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करेंगे। अरे भाई करो ना आप, अगर कांग्रेस अल्पमत में आ गई सरकार तो फिर आप ठोकते कौन है? चिट्ठी लिखो ना, आप क्यों नहीं मांग करते हो कि सरकार जो है वो ना फ्लोर टेस्ट कराए, अविश्वास प्रस्ताव लाओ ना सरकार के खिलाफ। फ्लोर टेस्ट की मांग आप लोग क्या करेंगे? तो आपका केंद्रीय नेतृत्व पीछे हट रहा है, आप पीछे हट रहे हो। ठीक है सर, पंकज जोशी जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के नेता। सर गिरिराज जी जवाब देने दीजिए उन्हें। मैं चाहता हूं कि आप देखिए, सरकार के पास में जो है खुद ही के एक उनके जो विधायक थे, उन्होंने कहा कि दिसंबर में मैंने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दिया था कि मुझे कितने पैसे ऑफर किए गए थे। क्या पैसा ऑफर करना अपराध नहीं है?
मैं कह रहा हूं कि जब तक, और उन्होंने खुद ने क्या कहा कि हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, घर की बात है तो कोई बात नहीं, यानी कि घर के अंदर कोई आदमी पैसा ऑफर करे, कुछ भी करे तो वो अलाउ है, मतलब वो अपराध भी करे तो अलाउ है। लेकिन बाहर का व्यक्ति यदि आपको कुछ भी करता है तो आप इमीडिएटली जो है एसओजी और पुलिस को जो है सर, मेरे पीछे ला पास देते वक्त हैं। बहुत कम है। पहली बात। संजय जी क्लोजिंग कमेंट, और ये भी बताइए आगे की तस्वीर आपको क्या नजर आ रही है? देखिए आगे की तस्वीर, अब मैं जैसा कहा कि कोर्ट का जो फैसला आएगा उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हाँ। यदि वो स्टे नहीं करते हैं अध्यक्ष नोटिस को तो अध्यक्ष अपनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अंततः ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही डिसाइड होगा, चाहे 24 जुलाई को सचिन पायलट गुट के पक्ष में आए चाहे अशोक गहलोत के गुट के पक्ष में, लेकिन ये डिसाइड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा और उसके बाद विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट होगा तभी सब कुछ साफ हो पाएगा। यानी कुल मिलाकर पॉलिटिकल फाइट है जो अब लीगल ग्राउंड पर लड़ी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से ही अब आगे फैसला निकलने जा रहा है। शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए, कुर्बान अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गिरिराज जी आपके भी बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीति में आज के लिए इतना ही, वक्त छोड़े से ब्रेक का है।